नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा संवेगात्मक विकास पर लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज के इस सत्र में, आज के इस वीडियो में हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे संवेगात्मक विकास को हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए एक नजर डालते हैं संवेगात्मक विकास पर। लेकिन संवेगात्मक विकास को समझने से पहले हमें जानना है कि संवेग क्या होता है या फिर इमोशन किसको कहते हैं। तो मोशन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है गति देना, गति, और इमोशन का मतलब है अंदर से गति। तो इमोशन से अभिप्राय है या संवेग से अभिप्राय है अंदर के भावों का बाह्य प्रकाशन। भाई आपको गुस्सा आ रहा है और आप सामने वाले को एकदम गुस्से से देख रहे हो। जब आपने उस अंदर के भाव को सामने प्रकट किया, आपने उसको चांटा मार दिया, आपने उस पे आप चिल्ला दिए उस पे, तभी तो पता चलेगा कि भाई आप गुस्सा हो किसी व्यक्ति पे। आप गुस्सा और आप मुस्कुरा रहे हो, है अरे वाह क्या बात है, क्या काम किया, तो सामने वाले को ये थोड़ी समझ में आएगा या परिवेश को ये थोड़ी पता चलेगा कि हमें गुस्सा आ रहा है। तो इमोशन का अभिप्राय या संवेग का अभिप्राय यही है कि आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं उन भावों को आप किस प्रकार से बाहर लेकर आते हैं, कैसे आप उनका बाहर प्रकाशन करते हैं, कैसे उन्हें बाहर आप प्रकट करते हैं। अब एक चीज और यहां पर नोट कीजिएगा कि यह उपद्रव की स्थिति है। उपद्रव की स्थिति है जिसके चलते परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। उपद्रव की स्थिति है जिसके चलते परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। एक से अनेक हमारे बीच में किसी प्रकार के उपद्रव चलते रहेंगे, परेशानियां चलती रहेंगी, और इसी के कारण कोई भी इमोशन जो है वो नजर आता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे प्रेम हो। ठीक है, अब इन संवेगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब भी हम इमोशन के अंदर होते हैं तो संवेग कुछ विशिष्ट विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। क्या है वो विशेषताएं एक बार जानने की कोशिश करते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। आइए, ये पहला, संवेगों में व्यापकता होती है। व्यापकता होती है, व्यापकता मतलब यूनिवर्सलिटी। चाहे भारत का मनुष्य हो, चाहे पाकिस्तान का मनुष्य हो, चाहे नेपाल का मनुष्य हो, चाहे अमेरिका का मनुष्य हो, चाहे लंदन का हो, चाहे ध्रुवों पर रह रहा हो, सबको गुस्सा करना भी आता है, सबको प्रेम करना भी आता है, सबको उदासी भी होती है, सबके जीवन में आती है, सब मुस्कुराते भी हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से इमोशंस को थ्रो करता है, अपने आप को इमोशनली दिखाने की कोशिश करता है, नंबर एक। नंबर दो, जरूरी नहीं है केवल मनुष्यों में ही हो, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में भी सभी प्रकार के इमोशंस, सभी प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो संवेगों में व्यापकता होती है। इसके चलते कई बार, जैसा कि मैंने कहा भी कि परिवर्तन, यहां लिखा ना, इसके चलते परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। तो कैसे परिवर्तन? शारीरिक मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं इसके कारण, संवेगों के कारण। शारीरिक मानसिक परिवर्तन जो है वो संवेगों के कारण दिखाई देने लग जाते हैं। अब शारीरिक मानसिक परिवर्तन कैसे? शारीरिक मानसिक परिवर्तन यूं कि जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो हमारे जो जबड़े हैं वो भिंच जाते हैं, त्योरियां चढ़ जाती हैं, और ऐसे इस तरह का एकदम जो रौद्र रूप, जो गुस्से में जब हम आते हैं तो कुछ इस तरह का स्वरूप हमारा बन जाता है। तो ये जो स्वरूप है गुस्से में, ये परिवर्तन कैसे आया? शरीर में आया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया गुस्सा आते ही, मुस्कुराते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हंसते हैं तो कई बार हा 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 की ध्वनि निकलती है, जबड़ों में या मुंह में किसी प्रकार की हंसी होती है, मांसपेशियों का मूवमेंट होता है। तो जैसा भी इमोशन है उसके साथ एक तरह का शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी होता है।
क्लियर है ये पॉइंट? इसके बाद इसके अंदर एक तरह की अस्थिरता देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति को मान लो गुस्सा आ गया, तो जरूरी थोड़ी है वो 24 घंटे गुस्से में ही रहे। किसी को मान लो हंसी आ रही है, किसी चुटकुला सुना आपने, चुटकुले को सुन के आपको हंसी आ गई। अब वो हंसी जो है वो ऐसे थोड़ी है 24 घंटे ही चलती रहेगी। हा 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 हा, रोड पे जा रहे हो तब भी हंस रहे हो, कहीं घूम रहे हो तब भी हंस रहे हो, घर पे बैठे हो तब भी हंस रहे हो। क्षणिक होता है, बहुत मोमेंटरीली होता है, अस्थिर होता है, आता है, ठहरता है, चला जाता है। तो संवेगों के साथ एक किस्म की अस्थिरता भी बनी हुई होती है। फिर संवेग के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें विचार प्रक्रिया का लोभ। हम कई बार हंसते हंसते ऐसे कहते हैं कि कोई इसी बात पर हंसे, कोई चुटकुला आ गया, फिर बोले यार मैं तो हंसते हंसते भूल ही गया कि एक्चुअली क्या बात कह रहा था तुझे। हम कई बार डांटते हैं, डांटते डांटते अपने वर्ड्स पर काबू नहीं रख पाते। हमें क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है, गुस्से में हम कई बार आवश्यकता से अधिक कुछ बोल जाते हैं। तो यहां पर विचार प्रक्रियाएं जो हैं वो भी, विचार शून्यता एक तरह से व्यक्ति के अंदर आ जाती है जब संवेगों की स्थिति आती है तब। उसके बाद संवेग में व्यक्तिगतता होती है। व्यक्तिगत मतलब एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता ही कह सकते हैं हम। व्यक्तिगतता का मतलब क्या है? व्यक्तिगतता से अभिप्राय है साथियों कि जब हम संवेग की बात करते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और सड़क पर दुर्घटना के कारण उसको चोट लगी और वो गिर गया। वो जिस बाइक से जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। अब इस गिरने की घटना को देखकर एक व्यक्ति को हो सकता है उस पर दया आ जाए कि अरे यार एक सीधा आदमी, इसको देखो कितनी चोट लगी। एक व्यक्ति को हो सकता है उस पर हंसी आ जाए कि वो शाहरुख खान बन रहा था, जॉन अब्राहम बन रहा था, तेज बाइक चला रहा था, बढ़िया गिरा, अच्छी बात है। तो एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति के संवेग एक अलग तरीके का है, दूसरे व्यक्ति का संवेग दूसरे तरीके का है। इसलिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें जो है दृष्टिगत होती हैं। फिर संवेगों के अंदर होता है स्थानांतरण। स्थानांतरणीय। एक पिता को अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा है बुरी तरह, बहुत जबरदस्त गुस्सा आ रहा है। वो पिता बेटे को डांट रहा है बुरी तरह, नालायक, ये वो, तुझे शर्म आनी चाहिए, क्या किया, तेरे को इस दिन के लिए पैदा किया था कि वो। इतने में मम्मी आती है और बोलती है कि जी क्यों डांट रहे हो, कोई बात नहीं, कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, जा बेटा जा। और पिताजी का इतने में गुस्सा शांत। तो ये क्या है? ये संवेग के स्थानांतरण की कैपेबिलिटी है कि संवेग जो है उसका स्थानांतरण या फिर उसका ट्रांसफर संभव है। ट्रांसफर ऑफ इमोशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि संवेगों का मूल प्रवृत्ति से भी संबंध होता है। संवेगों का मूल प्रवृत्ति से संबंध, जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हैं उनसे इसका कुछ ना कुछ संबंध होता है। अब संवेग के बारे में हमने इतना जाना, तो पहले यह जानना जरूरी है कि कुल संवेग होते कितने हैं। इसको लेकर बहुत से मनोवैज्ञानिकों के बहुत से कथन हैं। जैसे अगर मैं बात करूं देकार्ते की, तो देकार्ते ने 6 तरह के संवेग बताए, स्पिनोजा ने अपने हिसाब से कुछ बताए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारतीय विद्वान 2 प्रकार के संवेग बताते हैं, राग और द्वेष। इसी राग और द्वेष के चलते हम किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से जलन करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं। ये सब राग और द्वेष, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक कहते हैं या भारतीय विद्वान कहते हैं। विदेशी विद्वानों पर आते हैं तो एक विद्वान को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर परीक्षा में प्रश्न भी यकायक पूछे जाते हैं, और वो है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, जिन्हें हम मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा के पक्ष में पढ़ते हैं, और अभिप्रेरणा में क्यों पढ़ते हैं, उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था।
याद रहेगी ये बात, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करी और हर एक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक मूल प्रवृत्त्यात्मक हर एक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक संवेग से बताया। तो कुल 14 संवेगों की बात करी, ऐसा भी कह सकते हैं हम, आया ना। ये 14 संवेग जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। आपके नोट्स में जैसा कि मैंने कहा चीजें एज इट इज लिखी हुई रहेंगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो आप पीडीएफ से डाउनलोड करेंगे उसमें सब लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संवेग की। एक संवेग उन्होंने बताया भय। अब एक सांप सामने आ रहा है, सांप को देखते ही आपको लगा डर। उस डर से आप क्या करोगे? आप वापस भागोगे ना, पीछे पीछे भाग रहे हो। तो संवेग के चलते कौन सी मूल प्रवृत्ति? पलायन। इसका संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? पलायन। पलायन मतलब एस्केप, भागना, पीछे हटना किसी चीज से। क्रोध, किसी पर क्रोध आ गया। क्रोध एक ऐसा संवेग है जिसके कारण लड़ने की मूल प्रवृत्ति आती है, या फिर यूं कहें कि लड़ने की मूल प्रवृत्ति का संबंध क्रोध से है। घृणा, डिस्गस्ट, अगर आपको किसी से घृणा है तो आपका उसके प्रति विकर्षण डेवलप होगा, विकर्षण विकसित होगा। किसी को मान लो घृणा है बैंगन की सब्जी से, अब बैंगन की सब्जी घर में बन गई तो आप लोग क्या बना दिया, छोड़ो इसे, ये इससे संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से बाकी संवेग की और उससे जुड़े हुए मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। वात्सल्य, टेंडरनेस, इसका संबंध है संतान कामना की मूल प्रवृत्ति से। एक संवेग होता है करुणा। करुणा का संबंध है प्रार्थना से या शरणागति से। कामुकता, लस्ट, लस्ट का संबंध है काम प्रवृत्ति से या सेक्स से। आश्चर्य, वंडर, आश्चर्य का संबंध है उत्सुकता या जिज्ञासा से। कोई आपके सामने एक बढ़िया महंगा फोन लेकर आ गया, जबरदस्त सा कोई गैजेट लेकर आ गया, आपको आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या चीज है, और ऐसे में फिर आपने उससे पूछा भाई ये क्या है, ये कैसे काम करता है तेरा मोबाइल फोन, कितने रुपए का आया, तो आपने उससे फिर जिज्ञासा डेवलप हुई ना, ठीक है। फिर आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ, उससे जो संबंधित है वो है वितीतता या दैन्य। आत्म अभिमान, आत्म अभिमान का संबंध है आत्म गौरव से। एकाकीपन, अकेले फिरोगे, अकेले रहोगे तभी तो लगेगा कि मुझे कोई दोस्त बनाने चाहिए, मुझे मेरे अंदर सामूहिकता की प्रवृत्ति आनी चाहिए। तो सामूहिकता की, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, या फिर यूं कहूं कि सामूहिकता की प्रवृत्ति के चलते हमारे अंदर एकाकीपन से दूर रहने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। हम एकाकी नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भूख के कारण व्यक्ति भोजन की तलाश करता है। अधिकार की जो भावना, अधिकार का जो संवेग है, उसके कारण व्यक्ति वस्तुओं को, गहनों को, पैसों को, इनको संग्रह करने की कोशिश करता है। कृतिभाव, क्रिएटिवनेस, उसके कारण रचना धर्मिता या कंस्ट्रक्शन जन्म लेता है। आमोद या अम्यूजमेंट के चलते हंसता है, या फिर लाफ्टर या जो भी हंसना की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के साथ संबंधित हैं कुछ संवेग, जिनको आपको याद करना होगा। एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार इनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो स्वतः याद हो जाएंगे। क्या याद रखना है कि किस संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम हर अवस्था में संवेगात्मक विकास को जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक टेबल आप इस वक्त देख पा रहे हो प्रिय दोस्तों। इस टेबल को बताने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले एक मनोवैज्ञानिक का नाम जानना जरूरी है, जिनको कई किताबों में ब्रिजेस कहा गया है, कई किताबों में ब्रिग्स कहा गया है। मैं ब्रिग्स शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो ब्रिग्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष तक व्यक्ति में या बालक में या शिशु में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 वर्ष तक व्यक्ति में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ये बात कहते हैं ब्रिग्स। लेकिन
इसके साथ ही एक चीज और याद रखिएगा कि जब हमने शैशव अवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें एक विशेषता पढ़ी थी संवेगों का विकास, वो इन्हीं ब्रिग्स महोदय के कारण पड़ा था। अब आइए इस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं जिसके आधार पर ब्रिग्स महोदय कहते हैं कि कैसे जन्म से लेकर 24 माह तक आते आते या 2 वर्ष तक आते आते व्यक्ति के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ब्रिग्स महोदय का कहना है कि जन्म के समय व्यक्ति में सिर्फ उत्तेजना मौजूद रहती है। उत्तेजना, जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना। ये टेबल हो सकता है आपको याद नहीं रह पाती होगी, लेकिन मैं दावा करता हूं, मेरा विश्वास है कि 5 मिनट बाद ये टेबल आपको सबको रट जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी और आपको कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जो उत्तेजना जन्म के साथ थी वो तो जन्मांतर तक रहेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तीन माह के आसपास इसी उत्तेजना से आनंद और कष्ट नाम के 2 संवेग जन्म लेते हैं। आनंद और कष्ट। आनंद और कष्ट। ठीक है, 3 माह के आसपास। 6 माह तक इस कष्ट से 3 प्रकार के संवेग निकलते हैं। 6 माह कौन कौन से? भय, क्रोध और घृणा। भय, क्रोध, घृणा। भय, क्रोध, घृणा। भय, क्रोध, घृणा। 12 माह के आसपास जो भय, क्रोध, घृणा वो तो रहती है, लेकिन आनंद से फिर 2 सकारात्मक संवेग या पॉजिटिव संवेग या 2 रागात्मक संवेग निकलते हैं, जिनमें एक तो होता है उल्लास और दूसरा होता है स्नेह। उल्लास, स्नेह, स्नेह। 18 माह के आसपास ईर्ष्या जन्म लेती है। और सबसे अंत में 24 माह के आसपास हर्ष नामक संवेग उत्पन्न होता है। तो यहां पर क्लियर है, उत्तेजना से आनंद और कष्ट, कष्ट से भय, क्रोध और घृणा, फिर आया उल्लास और स्नेह, उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या के बाद हर्ष। और इस प्रकार से शैशव अवस्था में व्यक्ति का जो संवेगात्मक विकास है वो जारी रहता है। आइए शैशव अवस्था के संवेगात्मक विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि शैशव अवस्था का संवेगात्मक विकास कैसा होता है। देखिए, पहला पॉइंट, शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। जैसे रोना, हंसना आदि। रोता है, हंसता है, खिलखिलाता है, ये सारे संवेगात्मक व्यवहार वो जन्म से ही प्रदर्शित करना या उनका प्रकाशन करना शुरू कर देता है। शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है उसमें अस्थिरता होती है। अस्थिरता से शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। अस्थिरता क्यों होती है? क्योंकि देखिए, बच्चा आप महसूस कीजिए बहुत ज्यादा उग्र होता है वो संवेगात्मक रूप से। कैसे कि मान लीजिए उसको
जो चीज चाहिए वो नहीं मिली तो वो तुरंत रोने लग जाएगा, 1 सेकंड में। उसको हल्की सी कोई चोट लगी वो रोने लग जाएगा। तो यहां पर संवेगात्मक व्यवहार जो है उसमें अस्थिरता होती है शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में। फिर से लिख लेते हैं इसको, पॉइंट को। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। ठीक है, एक और बिंदु याद रखिएगा कि शिशु के जो संवेग होते हैं संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है, धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। शुरुआत में अस्पष्ट होते हैं। एक बच्चा शुरू में रो रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसको भूख लग रही है तो रो रहा है, उसे प्यास लग रही है इसलिए रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको शारीरिक रूप से कोई दर्द हो रहा है, चोट पहुंच रही है, या उसको नींद आ रही है इसलिए रो रहा है? हम नहीं बता सकते। लेकिन धीरे धीरे उसके जो संवेग होते हैं वो स्पष्ट होते जाते हैं। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आप विकास के उस सिद्धांत से भी समझ सकते हो जिसे हम सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है उसमें भी तो यही बात पढ़ते हैं हम कि शिशु के जो भी संवेग हैं, जो भी गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, वो सामान्य होती है शुरुआत में और धीरे धीरे उसमें विशिष्टता आती है, जनरल से वो स्पेसिफिक की ओर चली जाती है। आइए अगले पॉइंट को लिखते हैं। और अगला पॉइंट है जो है फ्राइड भाई साहब का पॉइंट है। फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में भी बालक में आत्म प्रेम होता है। इस अवस्था में आत्म प्रेम परिलक्षित होता है। आत्म प्रेम की जो भावना है, इसी आत्म प्रेम को ऑटो इरोटिसिज्म या नार्सिसिज्म कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, फ्राइड ये भी कहते हैं कि इस अवस्था में भी, शैशव अवस्था में भी कुछ हद तक नार्सिसिज्म पाया जाता है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है खुद से प्रेम करना। और बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। आप मान लो आप परिवार के साथ एक हस्बैंड वाइफ हैं जो जा रहे हैं पिक्चर देखने, ठीक है, साथ में ले गए अपने 2-3 महीने 4 महीने के बच्चे को। अब बच्चा वहां पे हॉल में रोने लग गया, उसको कोई मतलब नहीं है कि सूर्यवंशी पिक्चर चल रही है, अजय देवगन गुंडों को मार रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं, उसको तो रोना है। तो यहां पर वो खुद भी डिस्टर्ब होगा, अपने माँ बाप को डिस्टर्ब करेगा, पूरे हॉल के बाकी पब्लिक को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आज मान लीजिए आपको कहीं भूख लग रही हो, आपको कहेगा कि भाई 15-20 मिनट बाद खाना खा लेना या 1 घंटे बाद खाना खा लेना, तो आप रुक जाओगे। क्या एक शिशु के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं भाई 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद इसको खाना खिला देंगे? नहीं, उसको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है, जो जरूरत उसने चाही है, जिसकी मांग उसने की है रोके, वो मांग पूरी होनी चाहिए। और इसीलिए इस अवस्था में आत्म प्रेम परिलक्षित होता है, जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक और पॉइंट है जो यहां पे ध्यान रखिएगा कि 4-5 वर्ष के आसपास, ये तो है जन्म की शुरुआत में, 4-5 वर्ष के आसपास फ्राइड कहते हैं कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि भी देखने को मिलती है। तो 4-5 वर्ष के आसपास ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि परिलक्षित होती है। ओडिपस इलेक्ट्रा क्या है? माता से विरोध करना पुत्र का, और माता से विरोध करना पुत्री का, ये तो है इलेक्ट्रा। और पिता से विरोध होना, मां से प्रेम करना पुत्र का, ये है ओडिपस। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा, इन दोनों ग्रंथियों की बात भी फ्राइड करते हैं। और ये 4-5 वर्ष के आसपास
इसी शैशवावस्था के अंतर्गत जो संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं उनके कारण दृष्टिगत होती है, उनके कारण देखने को मिलती है। और उसके अलावा ये पॉइंट है ही कि 2 वर्ष तक आते आते शिशु में करीब करीब सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको संवेगात्मक विकास, खास तौर पर शैशव अवस्था का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बाल्यावस्था के जो विकास है, संवेगात्मक विकास है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर एक नाम है जो जानना बड़ा जरूरी है, और वो नाम है कोल एवं ब्रूस का। कोल एवं ब्रूस को हम पढ़ते हैं कि कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से सत्य यह है कि कोल ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। आइए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, संवेग में कमी। क्या वाकई बाल्यावस्था में संवेग में कमी आ जाती है? नहीं। दरअसल बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हम सामाजिक विकास में समझेंगे। समाज के नियम कायदे, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन, अनुशासन, उनको वो जानना शुरू कर देता है। ऐसे में जो शिशु के अस्थिर संवेग थे, जो चीज चाहिए उस वक्त चाहिए था, रोने लग जाएगा, इन संवेगों की उग्रता में कमी आने लग जाती है। तो यहां पे सुनिएगा, संवेगों की उग्रता में कमी आने लग जाती है। सामाजिकरण व अनुशासन के चलते, विद्यालय का जो अनुशासन है, ठीक है, उसके चलते, सामाजिकरण व अनुशासन के चलते संवेगों का दमन प्रारंभ हो जाता है। एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, मैडम ने कहा खड़े हो, बदमाशी कर रहे हो, चलो बाहर जाओ, मुर्गा बन जाओ। अब वो मुर्गा बनने की प्रक्रिया में क्या होगा कि वो जो उसके अंदर बदमाशी करने की या मस्ती करने की जो भावना थी, उसको दमित कर दिया, दबा दिया गया उसको। तो इसलिए इस अवस्था में आप सबसे पहले तो क्या नोटिस करते हो कि संवेगों में कमी आती है, संवेगों की उग्रता में कमी आती है। फिर है भय का संवेग। भय का संवेग शैशव अवस्था जैसा नहीं रहता, शैशव अवस्था जैसा नहीं रहता, जैसा नहीं रहता। आप कहेंगे कैसे? शैशव अवस्था में एक बच्चा खाना नहीं खाता था, तो आप उसको क्या कहते थे? खाना खा ले, नहीं बाबा आ जाएगा, बाबा ले जाएगा तेरे को पकड़ के। और वो बच्चा बाबा से डरने लग जाता था। खा ले, नहीं हाउ आ जाओ, ऐसे करके आप उसको डराते थे, और वो बच्चा उन्हीं चीजों से डरने लग जाता था, और उसी के कारण उसमें भय जो है वो डेवलप होता था। लेकिन बाल्यावस्था का भय शैशव अवस्था से अलग होता है। बाल्यावस्था के भय में एक तरह की चिंता होती है, इसमें एक तरह की चिंता होती है, और वो चिंता किसको लेकर होती है? भविष्य को लेकर, कि होमवर्क नहीं करूंगा तो कल सर मुर्गा बना देंगे, गणित वाले सर छड़ी से पीटेंगे, होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पापा मारेंगे। तो ये जो भविष्य में, देखो ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा, एक काम नहीं किया तो दूसरा काम हो जाएगा, इस रेट्रोस्पेक्टिव, इस रेप्रिक, जिसको हम कह सकते हैं ना कि रेसिप्रोकल थिंग के कारण उसमें यह चीज होती है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और उसके डर के चलते उसमें भय डेवलप होता है। तो भय में
भविष्य की चिंता छुपी होती है। ऐसे लिख सकते हैं आप चाहो तो, खाना नहीं खाया तो पापा मारेंगे। तो पापा का वो एक डर है, वो इस अवस्था में इस तरह से डेवलप होता है। क्लियर है ये पॉइंट? अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट कह रहा है ईर्ष्या और घृणा। देखिए, बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में जाने लगा। विद्यालय में जो जा रहा है वो जाहिर सी बात है समूह में रह रहा है। तो समूह में रहने के कारण हम क्या पढ़ते हैं कि समूह में रहने के कारण उसमें लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति जन्म लेती है, और दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं उनसे वो लड़ाई मोल ले लेता है अपने समूह के लिए। तो समूह के कारण, समूह की प्रवृत्ति के चलते ईर्ष्या और घृणा का भाव जन्म लेता है। ईर्ष्या और घृणा का भाव उसमें जन्म लेता है। प्रतियोगिता की भावना आती है, प्रतियोगिता की भावना आती है, और प्रतियोगिता की भावना के कारण अक्सर कई बार बालक किसी दूसरे को आगे से आगे रहने के लिए, खुद को आगे रखने के लिए, उसको पीछे पछाड़ने के लिए इस तरह के काम करते हैं। कई बार देखा जाता है कोई एक बच्चा अच्छा पेन लेकर आ गया, टिफिन लेकर आ गया, तो कोई दूसरा बच्चा उसका टिफिन अपने चुरा लेता है। कई बार कोई बच्चा कहता है, बोले रूंगष्टी खा रहा है, खेलते वक्त अच्छी बैटिंग उसको करनी होती है, समझ रहे हो ना, और वो आउट हो गया बच्चा, तो दूसरा कहता है तू आउट हो गया, वो कहता है नहीं 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 मैं आउट नहीं हुआ, तू रूंगष्टी खा रहा है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इसी अवस्था में आती हैं, और इसके कारण ईर्ष्या और घृणा का भाव। किसी बच्चे के पास अच्छी पेंसिल है तो दूसरा बच्चा उसे तोड़ देगा। ये जो घटनाएं हैं वो इसी अवस्था के अंदर होती है। ठीक है, प्रतियोगिता के कारण। ठीक है, इसमें फिर निंदा, घृणा, शैतानी, मारपीट भी कई बार इसमें देखी जाती है। इसीलिए मारपीट, ये सब इस अवस्था में देखने को मिलती है। कई बार इस अवस्था में निराशा और हताशा के भाव भी देखने को मिलते हैं। निराशा और हताशा के भाव। निराशा क्यों आती है कि मान लीजिए आपके मन में कोई संवेग है, आप कोई एक इमोशनल, आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हो। बारिश हो रही है, क्लास में पढ़ाई चल रही है, और बच्चे का मन है कि मैं बाहर जाऊं, बारिश में नहाऊं, कोई नाव चलाऊं, और टीचर ने कह दिया नहीं चुपचाप यहां पे पढ़ो, कहीं बाहर नहीं जाना। मैडम मैं पानी पीने चला जाऊं, मैडम प्लीज मैं गो टू टॉयलेट, मैडम ने कहा नहीं जाना, आप डर के बैठ गए। तो जो निराशा आई, तो निराशा के भाव विकसित होते हैं। पहली बात तो निराशा के भाव विकसित होते हैं। और हताशा के भाव के कारण, निराशा हताशा वही बात कि आप कोई चीज चाहते थे, वो करना, उन इच्छाओं को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि सामाजिकता साथ में चल रही है, कुछ नियम कायदे हैं, विद्यालय के अनुशासन है, घर के अनुशासन है, जिनको पूरा करना है। और उस हताशा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने लग जाता है उसे कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी इच्छा है ये काम करने की, मैं जाऊंगा। बच्चे खाना नहीं खाते। कई बार ऐसा होता है ना, पापा के पास बच्चे के पापा पापा मेरे को फिल्म दिखाओ, पापा ने मना कर दिया कोई फिल्म नहीं, जाओ, बच्चा खाना नहीं खाएगा, नाराज होकर बैठ जाएगा। मम्मी को खाना खा ले, मम्मी बोली बेटा खा ले प्लीज। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा है, क्रोध है, हताशा है। किस कारण? निराशा है। किस कारण? क्योंकि एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई। ठीक है, फिर इस अवस्था में जिज्ञासा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बलवती होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बलवती होती है।
ठीक है, आश्चर्य का संवेग, जिसके कारण जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी या उत्सुकता आती है, पढ़ा था ना अभी ये थोड़ी सी देर पहले अपन ने। उसी के कारण अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे किसी भी खिलौने की या चीज की कार्य प्रणाली के बारे में जानना चाहते हैं। इसी कारण बालक किसी वस्तु की कार्य प्रणाली के बारे में जानना चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कोई वीडियो गेम टाइप का कुछ दिलाओ, वो थोड़ी देर तो खेलेगा, फिर उसको देगा कि अच्छा इसमें आवाज कहाँ से आई, पर साहब आवाज तो एक चुंबक से आ रही है वो स्पीकर से। तो पहले तो उसको तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेगा, उसको तोड़ के उसके अंदर से वो निकालेगा चुंबक, फिर उस चुंबक को तोड़ेगा, फिर वो उसके जो दो चुंबकों के अलग अलग नॉर्थ साउथ पोल बन गए, अब एक चुंबक से दूसरी चुंबक को चलाता हुआ आगे बढ़ेगा। ऐसी कार्य, ऐसी गतिविधियां आपने भी की होंगी, मैंने भी की है कि कोई ऐसा अच्छा खासा खिलौना था उसको तोड़ दिया कि यार ये चलता कैसे है, इस तरह की चीजें। तो ये इसी जिज्ञासा के कारण होती है जो इस अवस्था में सबसे ज्यादा परिलक्षित होती है, बलवती होती है। फिर आते हैं, बात करते हैं क्रोध की। क्रोध जैसा कि मैंने कहा कि हताशा के कारण, पहले भी समझा दिया था, यहां भी समझा रहा हूं, हताशा के कारण, वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उनके कारण हताशा डेवलप हुई, और हताशा के कारण क्रोध जो है वो उत्पन्न होता है, क्रोध डेवलप होता है। तो यहां पर ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रफुल्लता की। प्रफुल्लता एक आनंददायी संवेग की अभिव्यक्ति है। आनंददायी संवेग की अभिव्यक्ति है। आनंददायी संवेग का मतलब व्यक्ति जिन चीजों को लेकर खुश होता है उसी के कारण उसमें प्रफुल्लता आती है। कैसे? मान लो क्लास में टीचर ने अनाउंस कर दिया कि अगले एक पीरियड बाद सबका गेम्स का पीरियड है, और छोरे एकदम चिल्लाए वो गेम्स का पीरियड है और भाग रहे हैं, ये प्रफुल्लता है। माता पिता ने कह दिया कि कल हम सब पार्टी में चलेंगे या फिर कल हम सब पिकनिक पे जाएंगे, और ये चीज सुनते ही बच्चे फिर चिल्लाते हैं घर पे, तो ये प्रफुल्लता है। इसी को हम प्रफुल्लता कहते हैं, इसी को हम आनंददायी संवेग की उस अभिव्यक्ति से परिलक्षित करते हैं। ठीक है, जो कार्य रुचिकर होते हैं, मतलब जिन कार्यों को करने में बच्चे की रुचि है, उनको करने से, या फिर वो कार्य अगर उसके जीवन में हो रहे हैं उससे उसके अंदर प्रफुल्लता आती है। ठीक है, तो रुचिकर कार्यों के होने से प्रफुल्लता आती है। फिर है स्नेह, लगाव। स्नेह भी एक सुखद संवेग है। स्नेह क्या है? एक स्नेह एक सुखद संवेग है। बालक उनके प्रति स्नेह दर्शाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने दादाजी दादी जी, या अपने भाई बहन, इनके प्रति बड़ा स्नेह रखता है। और कई बार ये स्नेह अपनी पराकाष्ठा पर होता है। वो किसी दूसरे से, कोई उससे पूछे तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो ये है, तुझे कौन से टीचर पसंद है, मुझे ये वाले सर पसंद है, ये वाली मैडम पसंद है। तो इस तरह से स्नेह एक सुखद संवेग है। बालक उनके प्रति स्नेह रखता है जो उसे पसंद होते हैं, जो उसे पसंद होते हैं, जिनसे उसका लगाव होता है, या फिर जिनसे उसका लगाव होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हो कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण अनुभूतियां होती हैं वो किस प्रकार की होती है।
आइए बाल्यावस्था के बाद अब आगे बढ़ते हैं और यात्रा को लिए चलते हैं हम किशोर अवस्था पे। किशोर अवस्था जो कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह, विरोध की अवस्था है, सांवेगिक रूप से अस्थिरता की अवस्था है, संवेगात्मक रूप से बहुत सी अस्थिरता इस अवस्था में देखने को मिलती है और उसी के कारण कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं किशोर अवस्था की हमें देखने को मिलती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाव प्रधान जीवन, फीलिंग डोमिनेटेड। इस अवस्था में जो जीवन है वो भावनाओं से भरा हुआ होता है और एक नहीं अनेक संवेग जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग दृष्टिगत होते हैं। अलग अलग प्रकार के संवेग इस अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। फिर वही पॉइंट, विरोधी मानसिक दशाएं, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर ऑपोजिट मूड्स। तो सांवेगिक अस्थिरता के चलते, सांवेगिक अस्थिरता, उलझन के कारण विरोधी मानसिक दशाएं दृष्टिगत होती हैं। बच्चा कहेगा कि मुझे किशोर कहेगा कि मुझे कल वहां पार्टी में जाना है या कहीं घूमने जाना है, लेके चलो। माँ बाप ने पूरा प्लान बना लिया, अब कोई बात होगी, बोला नहीं मेरा तो मन नहीं है जाने का, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो मूड नहीं है। इस तरह का एकदम विरोधाभास, मतलब एक परिस्थिति, एक स्थिति, एक घटना एक समय में उसको खुश करेगी और अगले ही समय में ऐसा हो सकता है कि वही परिस्थिति, वही घटना उसको देख के वो दुखी हो जाए या उदास हो जाए। तो ये किशोरावस्था के विरोधाभासी प्रवृत्ति को हम यहां पर दृष्टिगत कर रहे हैं। ये विरोधाभासी प्रवृत्ति किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बात करते हैं संवेगों में भिन्नता की। संवेगों में भिन्नता की हम बात करें, चेंज इन इमोशंस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किशोरावस्था संघर्ष की, तनाव की, तूफान की, विरोध की अवस्था है और इसी कारण अक्सर बालक के संवेग में बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो किशोरियों के संवेग में असमानता व भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे? एक परिस्थिति में उत्साहित, दूसरी में हतोत्साहित। तो एक परिस्थिति में उत्साहित होंगे, दूसरी परिस्थिति में वो हतोत्साहित हो जाएंगे। काम भावना, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, हमने
स्लॉटर का कथन पढ़ा था जिसका समर्थन रॉस करते हुए कहते हैं कि काम प्रवृत्ति चाहे पूरे जीवन की ना सही, लेकिन किशोरावस्था का तो मूल तत्व है ही है। और जब मैं कह रहा हूं कि काम प्रवृत्ति किशोरावस्था का मूल तत्व है, तो ऐसे में कामुकता की भावना का या काम प्रवृत्ति का संचार होता है, क्योंकि यौनांग परिपक्व हो चुके हैं। तो काम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि यह परिलक्षित होती है। तो ये वही 3 चरण जो हमने किशोरावस्था की विशेषताओं में पढ़े थे। तो यह पहले ऑटो इरोटिसिज्म से होते हुए, फिर आपके होमोसेक्सुअल फीलिंग्स, और अंत में हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग्स। कैसे? सबसे पहले आत्म प्रेम, खुद से प्रेम, स्वमोह, उसके बाद अपने जैसों से प्रेम, जिसमें हम विषम लैंगिक की बात, माफ कीजिएगा, समलैंगिक की बात करते हैं। बालक बालकों से घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं, बालिकाएं बालिकाओं से घनिष्ठता बढ़ा रही हैं। और अंत में हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग, जिसमें किशोर किशोरियों के प्रति आकर्षित होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट बात करता है वीर पूजा की भावना की, हीरो वर्शिप। और यहां पर जैसा कि मैंने तब भी बताया था कि किसी व्यक्ति विचार संस्था के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित होता है। किसी व्यक्ति, विचार या संस्था के प्रति आपका जो श्रद्धा का भाव है वो विकसित होगा, आप उसके अनुयायी बन जाते हैं, उसी की तरह करने का प्रयास करते हैं। यह भी किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर बात करते हैं कल्पनाशीलता के भाव की। तो कल्पनाशीलता का जो भाव है, फैंटेसी का जो भाव है, वो इस अवस्था में आता है। तो कल्पनाशीलता के भाव में वृद्धि होती है। कल्पनाशीलता के भाव का विकास होता है। और किशोर वय अहम केंद्रवाद जिसकी हम बात करते हैं, जिसके अंदर डेविड एल्काइंड ने पर्सनल फेबल की बात करी थी, इमेजिनरी ऑडियंस की बात करी थी, इनविंसिबल फेबल की बात करी थी, वो सभी कल्पनाशीलता को बल देती हैं। किशोरावस्था की कल्पनाशीलता कैसी होगी कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। एक वो गाना है ना, चांद तारे तोड़ लाऊं, उस बस इतना सा ख्वाब है। तो वो बस इतना सा ख्वाब है वाली बात है कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो और मैं अच्छी नौकरी करूं और मैं एग्जाम में टॉप करूं, और इस तरह की जो फीलिंग्स है उसकी, या जिस बालिका से मैं प्रेम करता हूं, या जो कोई बालिका सोचे जिस बालक से मैं प्रेम करती हूं वो मेरे प्रेम प्रस्ताव को मंजूर कर ले। इस तरह की कल्पनाओं में बालक जीता रहता है, और कल्पनाशीलता का भाव इसी अवस्था में विकसित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है क्रियाशीलता में वृद्धि। देखो, क्योंकि शारीरिक विकास साथ में हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है तो शरीर में ऊर्जा आ रही है, अंग जो है वो परिपक्व हो गए हैं। अंग परिपक्व हो गए हैं तो उसके चलते क्या हो रहा है कि व्यक्ति क्रियाशील बन जाता है, व्यक्ति क्रियाशील होता है और विभिन्न क्रिया कलाप में भाग लेता है।
अलग अलग क्रियाकलापों में भाग लेता है, स्कूल की जो एक्टिविटीज है, घर परिवार की जो एक्टिविटीज है, इन सब में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत है। अब कोई उसको अच्छा लग रहा है डांस करना, तो वो डांस के कार्यक्रमों में भाग लेगा। उसको अच्छा लग रहा है स्पोर्ट्स करना, तो वो उनमें भाग लेगा। और ये सारी चीजें इसी क्रियाशीलता के कारण होती है, जो इस अवस्था में परिलक्षित होती है, इस अवस्था में दिखाई देती है, दृष्टिगत होती है। फिर बात करते हैं स्वाभिमान के भाव की। स्वाभिमान का भाव, सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव इसी अवस्था में आता है। तो स्वाभिमान के भाव का प्रस्फुटन होता है, स्वाभिमान की भावना का प्रस्फुटन। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्वाभिमान पर चोट के चलते बच्चे पलायन कर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या जैसे भावों तक भी, आत्महत्या जैसी स्टेज तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है और उन्हें लगता है कि यार मेरे स्वाभिमान का हनन हो गया है, मैं अब लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं। अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे एग्जाम में 10वीं में 12वीं में, वो एक फिल्म आई थी बहुत अच्छी, लूजर्स वाली फिल्म थी, मुझे एग्जैक्टली तो उसका नाम याद नहीं आ रहा। सुशांत सिंह राजपूत उस फिल्म के हीरो थे। उसमें उनका जो बेटा होता है वो IIT JEE की तैयारी कर रहा होता है, और छिछोरे शायद उस पिक्चर का नाम था। और IIT JEE की तैयारी करते हुए वो फेल हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं समाज में कैसे जीऊंगा, और वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस अवस्था में बालक इतने ज्यादा कोमल होते हैं, संवेगात्मक रूप से इतने ज्यादा डेलिकेट होते हैं कि स्वाभिमान पर एक बहुत जरा सी चोट लगने पर वो बहुत ज्यादा उथल पुथल उनके जीवन में मच जाती है, और उन्हें लगता है कि शायद अब इस जीवन की लीला को, इस इह लीला को समाप्त कर देना ही अंतिम ऑप्शन बचा है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट देख लेते हैं, वो है स्वतंत्रता की भावना। इस अवस्था में स्वतंत्रता की भावना का उदय होता है, जिसके कारण अक्सर माता पिता से द्वंद्व देखने को मिलता है। माता पिता से द्वंद्व देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्र रहने की इच्छा, वो तार्किक रूप से किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहा, आदर्शवादी हो चुका है, तो उसे लगता है कि अब मैं आत्मनिर्भर भी हो चुका हूं। तो आत्मनिर्भरता आती है, आत्मनियंत्रण आता है, उसके अंदर अकेले रहने की, दूर रहने की, परिवार वालों से खुद की पहचान बनाने की जैसी प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि चिंता युक्त व्यवहार भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। चिंता युक्त व्यवहार, अब आप कहेंगे कि सर चिंता युक्त कैसे व्यवहार होता है, जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो चिंता युक्त व्यवहार यूं होता है साथियों कि इस अवस्था में जाहिर सी बात है अपनी पहचान को लेकर एक चिंता बालक में देखने को मिलती है, और उसके कारण अपने भावी जीवन को लेकर, अपने भावी जीवन व्यवसाय भावी जीवन, व्यवसाय, पहचान आदि को लेकर चिंतित रहता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की। आइए अब संवेगात्मक विकास को एक बार डिटेल में वापस रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इमोशन की, यानी संवेग की, जो अंदर के भावों को बाहर प्रकाशन करने का ही नाम है। भारतीय विद्वानों ने राग और द्वेष दो प्रकार के संवेग दिए हैं। विलियम मैकडूगल 14 प्रकार के संवेगों की बात करते हैं। यह एक उपद्रव की स्थिति है जिसके चलते एक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। संवेगों में व्यापकता होती है, यानी सबके पास संवेग हैं। शारीरिक मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं जब भी संवेग होते हैं, या हम संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। संवेग अस्थिर होते हैं, हमेशा गुस्से में नहीं रहोगे, हमेशा हंसते हुए भी नहीं रहोगे। विचार प्रक्रिया का लोप होता है, जब आप अत्यधिक संवेगात्मक होते हो, उग्र होते हो, तब हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। व्यक्तिगतता होती है, एक संवेग एक स्थिति में, एक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के अंदर कोई और संवेग आ सकता है, उसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति में कोई और संवेग आ सकता है। स्थानांतरणीय है, आप किसी को डांट रहे हो, बीच में कोई आ गया, रे ऐसे क्या कर रहे हो, और आपका वो गुस्सा चला जाता है। और संवेग जो है उनका संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। मैकडूगल ने जिनकी बात की थी, वो मैकडूगल का जो ये स्टेटमेंट है, यहां पर विलियम मैकडूगल 14 प्रकार के संवेगों की बात करते हैं, और ये उसकी एक पूरी लिस्ट है। ठीक है। शैशवावस्था में सबसे पहले उत्तेजना होती है, उससे आनंद और कष्ट आता है। कष्ट से 6 महीने में भय, क्रोध, घृणा आती है। 12 महीने में उल्लास और स्नेह है, उसके बाद ईर्ष्या, और अंत में हर्ष नामक संवेग डेवलप होता है। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है, अस्पष्ट होता है व्यवहार। शुरुआत में आत्म प्रेम भी होता है, बाद में माता और पिता के प्रति विद्रोह भी देखने को मिलता है, जिसको ओडिपस और इलेक्ट्रा कहते हैं। संवेग में कमी आ जाती है बाल्यावस्था में, क्योंकि सामाजिकता शुरू हो जाती है, अनुशासन में रहने लग जाता है, तो एकदम से अपने संवेगों का उग्र प्रदर्शन वो नहीं कर पाता जैसे शैशवावस्था में करता था। भय भी अब शैशवावस्था जैसा नहीं रहता, उसमें भय, भविष्य की चिंता व्याप्त रहती है। शिशु काल में, माफ कीजिएगा, बाल्यावस्था में ईर्ष्या और घृणा विकसित होती है, निराशा का भाव जागता है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा जागती है, और हताशा से क्रोध उत्पन्न होता है। प्रफुल्लता एक आनंददायी संवेग की अभिव्यक्ति है। रुचिकर कार्य होने पर बच्चा प्रफुल्ल हो जाता है, और स्नेह भी एक सुखद संवेग है। किशोरावस्था की बात करें तो भाव प्रधान जीवन है, भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, विरोधी मानसिक दशाएं रहती है, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले ही। संवेगों में भिन्नता रहती है। किशोर और किशोरियों के संवेग कभी वो उत्साहित होंगे, कभी निरुत्साहित होंगे, कभी डर जाएंगे, कभी बहुत ही अदम्य साहस का परिचय देंगे। काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है, वीर पूजा की भावना का विकास होता है, किसी व्यक्ति, विचार, संस्था के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित हो जाता है, कल्पनाशीलता का भाव विकसित होता है, अहम केंद्रवाद आ जाता है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, विभिन्न विभिन्न क्रियाएं करता है वो, जिनसे उसके संवेगात्मक व्यवहार को खुराक मिले, और स्वाभिमान का भाव भी डेवलप होता है। उसके अलावा स्वतंत्रता की भावना और चिंता युक्त व्यवहार उसका देखने को मिलता है। बहरहाल आज की सभा में, आज की सत्र में बस इतना ही। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम एक और विकास की बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।